मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत हार्दिक स्वागत है। क्लास का समय है 9:30 प्राइम टाइम इतिहास की पाठशाला। थोड़ा सा आज क्लास आपकी कुछ कारणों से, तकनीकी कारणों से डिले हुई है, तो फिलहाल लेकिन क्लास की शुरुआत हो चुकी है और जल्दी से आप क्लास में आ जाइए। हमेशा की तरह प्रश्नों का जो सिलेक्शन है वो बहुत चुनिंदा है, बहुत एग्जाम ओरिएंटेड है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर सामने आपको दिख रहा होगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा और हो सकता है कि ऐसे प्रश्नों पर आपकी नजर हो सकता है ना हो। मैंने ऐसा चुन चुन के प्रश्नों को रखा है। तो पहले इस प्रश्न को देखिए। वो कह रहे हैं कि किस पुस्तक को रैंडम पेपर्स ऑफ द पिकविक क्लब। बहुत ध्यान से देखिएगा प्रश्नों को, बहुत नजर आपकी तीक्ष्ण होनी चाहिए कि लेवल वाले कवर में लपेटकर भारत में चोरी से लाया गया। किस पुस्तक को रैंडम पेपर्स ऑफ द पिकविक क्लब के लेवल वाले कवर में लपेटकर भारत में चोरी से लाया गया। देखिएगा, एडवर्ड जे थॉमसन की पुस्तक द अदर साइड ऑफ द मेडल, एस.बी. चौधरी की पुस्तक सिविल रेवोल्यूशन इन द इंडियन म्यूटिनीज, वीर सावरकर की पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, या फिर एम.एन. रॉय की इंडिया इन ट्रांजिशन। ध्यान दीजिएगा, इन चार पुस्तकों के बारे में बात हो रही है और एक ऐसी पुस्तक है जो विदेश से लाई गई और छद्म नाम से कुछ छद्म कवर चिपका के लाई गई है। देखिएगा, ऑप्शन सामने है और अगर मुझे लग रहा है जवाब आप देना चाहें तो दे सकते हैं। और अगर थोड़ा सा चूंकि संकेंद्रण हमारा शुरुआत है 1857 के विद्रोह पर, आज प्रश्नों का ज्यादा संकेंद्रण है, तो तदनुसार अगर आप जरा भी ध्यान दे देंगे तो ये हो जाएगा वीर सावरकर की पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ध्यान दीजिएगा, ये पुस्तक ऐसी ही है जिसमें उन्होंने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया 1857 को। और उनकी ये पुस्तक, ध्यान से देखिएगा, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। रिमार्क दिया है मैंने कि उन्होंने द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक लिखी और यह 1909 में प्रकाशित हुई थी। यह एक वर्ष पूर्व मूलतः मराठी में लिखी गई थी, बाद में इसको इंग्लिश में अनुवाद करके नीदरलैंड से प्रकाशित किया गया। और चूंकि ये पुस्तक भारत में प्रतिबंधित थी, आपको पता है, तो इसे रैंडम पेपर्स ऑफ द पिकविक क्लब और डॉन क्विक जॉर्ज जैसी पुस्तकों के लेवल लगाकर भारत भेजा गया। तो ये बात मुझे उम्मीद है आपने देख लिया होगा। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न आएंगे क्योंकि अब मैं हमेशा से कह रहा हूं कि पेपर का लेवल ऐसा होगा कि रिपीटेड प्रश्नों की संख्या बहुत कम होगी, नए प्रश्न मिल सकते हैं। और हमेशा की तरह अगला प्रश्न देखिएगा, ये मैंने कई बार, ये रिपीटेड प्रश्न है कि किन्होंने विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। और इसे बहुत ध्यान दीजिएगा, ये लाइन और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्वधर्म और स्वराज के लिए लड़ा गया संघर्ष कहा। मतलब एक प्रश्न ये भी आपके लिए बन सकता है कि किस विद्वान ने 1857 की क्रांति को, 1857 के विद्रोह को स्वधर्म और स्वराज के लिए लड़ा गया युद्ध कहा गया है। तो ये विनायक दामोदर सावरकर ने कहा है। बहुत ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न पर नजर रखिएगा। और फिर ये बात आ रही है कि किस वायसराय को उसके देशवासियों ने उसके साथ, उसके नाम के साथ राज्य क्षमा या फिर क्लीमेंसी जैसी उपहासपूर्ण विशेषण या फिर उपाधियां प्रदान की। तो क्लीमेंसी शब्द किसके लिए आया है, लिटन, वेवल, कैनिंग या फिर डलहौजी। ध्यान दीजिएगा। और अब मुझे उम्मीद है यहाँ पर अब आपको जवाब देना चाहिए किस वायसराय को। तो वायसराय शब्द आया है लिटन, वेवल, कैनिंग और डलहौजी। और ध्यान रखिएगा, ये कैनिंग है। आप लोग चूंकि क्लास में हैं और मेरा सभी से अनुरोध है कि जवाब दीजिए सभी लोग। और ऐसा है कि अभी मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे छात्रों का बहुत सारे क्वेरीज आते रहते हैं। मैं अभी भी देख रहा हूं कि प्रश्नों को लेकर आपको जो संदेह की स्थिति बनी हुई है, इतने फास्ट ट्रैक आप पढ़ रहे हैं कि प्रश्नों को सही से पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, प्रश्नों को सही से पढ़ना भी नहीं चाहते हैं और गलतियां कर रहे हैं। तमाम क्वेरीज आती है, फिर ये होता है कि देखिए पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, प्रश्न में पूछा क्या गया है। मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अभी आपके बहुत सारे प्रैक्टिस सेट प्रकाशित हुए हैं और बहुत सारी क्वेरीज आती रहती हैं उसमें कि सर ये वाला ये वाला ये वाला, और मेरे पास फॉरवर्ड होती है। अब जब देखा जाता है ध्यान से उसको, तो पता लगा कि छात्र ने बहुत ध्यान से प्रश्न को पढ़ा नहीं है और गलत उत्तर लगा दिया है और फिर उसको लग रहा है कि हमने तो सही लगाया है।
ध्यान दीजिएगा, बस कमीशन ऐसे ही 4-5 प्रश्न आपसे परीक्षा भवन में गलत करवा लेगा। देखिएगा थोड़ा सा ये आपके पास और रिमार्क्स है। लंदन के अखबारों और पत्रिकाओं में क्लीमेंसी ऑफ द कैनिंग नाम से कार्टून छापे गए थे, क्योंकि कैनिंग ने 1857 के विद्रोहियों के सिपाहियों को क्षमा करने की बात की थी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बड़ी बढ़िया बढ़िया रिमार्क्स है यहाँ पे। उन्होंने एक रेजोल्यूशन पारित किया, क्षमादान संकल्प जिसे कहा जाता है, क्लीमेंसी रेजोल्यूशन कहा जाता है। उन्होंने कहा कि जिन भी लोगों ने, ध्यान दीजिएगा, वो ये नीति की घोषणा है कि जिन भी लोगों ने भारतीय सैनिकों के विद्रोह के दौरान हत्या नहीं की और उनके साथ नरमी बरती जाएगी और उन्हें कड़ी सजा नहीं दी जाएगी। ध्यान दीजिएगा, जिससे विद्रोहियों के प्रति उनके अपेक्षाकृत उदारवादी दृष्टिकोण के लिए किन्हें, कैनिंग को क्लीमेंसी कैनिंग का उपनाम मिला। बात समझ में आ रही होगी। और अब ये आपको पता चल रहा होगा कि अगला प्रश्न ये कह रहा है कि क्लीमेंसी रेजोल्यूशन कब पारित किया गया। तो अब यहाँ पर अब बताने की जरूरत नहीं है, ये 31 जुलाई 1857 और कैनिंग ने पारित किया था। और सबसे बड़ी बात यही है कि वो चाहते थे कि जो सैनिक विद्रोह में, इस विद्रोह में जो लोग, ऐसे लोग शामिल हुए जिन्होंने मतलब हत्या नहीं की किसी की, तो उनको माफ कर दिया जाए। तो कैनिंग को ये उपहासपूर्ण उपाधि मिली, क्लीमेंसी कैनिंग की। अब मुझे उम्मीद है आपने देखा होगा और आपकी नजर इन प्रश्नों पर होगी। और ये फिर से एक बार रिमार्क है आपके पास, आपके सामने रिमार्क है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे ऐसे नवीन प्रश्नों को लेकर के हम हमेशा हाजिर होते रहते हैं आपके पास। ये हमारी एनसीईआरटी पर बेस्ड आप देख पाते हैं, अमृतवाणी एक प्रैक्टिस सेट लॉन्च हुआ है। 20 प्रश्न पत्र हैं इसमें, 125 प्रश्न, प्रत्येक पेपर में 125 प्रश्न है। पाठ्यक्रम के आपके सभी टॉपिक शामिल हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि सब कुछ, हर टॉपिक से 3-4 प्रश्न हैं। प्रागैतिहासिक काल से लेकर और आजादी के बाद तक ये पुस्तिका जाती है और इसमें कठिन प्रश्नों की विस्तार से व्याख्या दी हुई है, जैसे आप यहाँ पर देख पाते हैं। तो कुल मिलाकर के आप चाहें तो इसको मंगा सकते हैं और प्रैक्टिस के लिए आपको काफी सहूलियत हो जाएगी। थोड़ा सा देखिएगा, ये प्रश्न भी एनसीईआरटी का है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब प्रश्नों पर आपकी नजर है ही नहीं, एनसीईआरटी का प्रश्न है और इन सब प्रश्नों पर क्लास 12th की एनसीईआरटी का प्रश्न है और आपकी नजर इन प्रश्नों पर पता नहीं है या नहीं है। वो कह रहे हैं कि 1857 की क्रांति के समय जस्टिस, और ध्यान दीजिएगा ये सब पिन पॉइंट हैं। बंगाल टाइगर के नाम से ब्रिटिश शेर का प्रतिरोध नामक शीर्षक से चित्र किस ब्रिटिश पत्रिका में प्रकाशित हुआ। ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश शेर का प्रतिरोध। बहुत ध्यान से देखिएगा प्रश्नों का नजर, मतलब ये सब प्रश्न हम क्या बताएं, एलटी में भी बड़े महत्वपूर्ण हो सकते हैं। 57 का विद्रोह हमेशा से महत्वपूर्ण है। तो वो कह रहे हैं कि ये चित्र किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। पंच, द इकोनॉमिस्ट, द फ्रेंड, इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में। तो किस में है आप बता सकते हैं, और अगर नजर नहीं होगी तो अंदाजा लगाएंगे आप। और ये पुस्तिका है पंच, है ना। और नजर अगर नया प्रश्न लग रहा है आपको तो नोट कर लीजिएगा भाई, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेहतर ढंग से, है ना। हर प्रश्न में हम लोगों ने कोशिश की है कि आपको बेहतर नजर से आपको परीक्षा की जो बेहतरीन जानकारियां हैं वो मिलती है। इस प्रश्न को देखिए, क्या बात है इसमें। 1857 के विद्रोह के एक नेता जिन्होंने एक अंग्रेज अफसर के बंगले में डेरा डाल दिया और उसे न्याय भवन का नाम दे दिया। बहुत ध्यान दीजिएगा, जस्टिस हाउस कहलाता है, इंग्लिश में ये जस्टिस हाउस कहा गया है। और चूंकि ये प्रश्न कहीं पूछा गया है और हमारे पास फॉरवर्ड हुआ था तो मैंने इसको क्लास में शामिल कर लिया है। बर्जिस कद्र है, शाहमल है, गोनू है या फिर नाना साहब है। और मुझे उम्मीद है अब इसमें आप क्या करेंगे, बर्जिस कद्र हो नहीं सकते, ठीक है ना। अब इसमें शाहमल है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने जवाब दे दिया है। देखिएगा प्रश्नों को अच्छे से करिएगा। और काफी संख्या में छात्रों का जुड़ाव हुआ है क्लास के साथ। इनाम कमीशन हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा ये सब प्रश्न एनसीईआरटी के हैं। पुरानी वाली बिपिन चंद्रा वाली एनसीईआरटी है ये, है ना। अब मामला यही है कि इन सब प्रश्नों पर अब गलतियां ना हो। ये जो इनाम कमीशन है कहाँ पर विद्रोह का कारण बना, विशेष तौर पे अवध, बंगाल, मद्रास या फिर बॉम्बे, और अब कर पाएंगे यहाँ पर। और ये इनाम कमीशन क्या है वो आपको पता है। जागीरदारी जमींदारियों की जांच, भूमि का अधिग्रहण, आपको पता होगा ये सारी बातें। और ये बॉम्बे में है इनाम कमीशन की बात। मैं आगे बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे और मुझे लगता है कि क्लास आपको अच्छी लग रही होगी और कितना एग्जाम ओरिएंटेड आपको हेल्प मिलती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए। नए छात्रों को एक विशेष सूचना दे रहे हैं कि हम लोगों के ये कुछ प्रैक्टिस सेट हैं जो जैसे एंशिएंट हिस्ट्री का अमृत संजीवनी है,
एंशियंट हिस्ट्री का अमृत संजीवनी है। टॉपिक वाइज है, 3000 प्रश्नों का संकलन है, प्रागैतिहासिक काल से लेकर और राजपूत काल तक 3000 प्रश्न टॉपिक वाइज मिलेंगे। इसी तरह मेडिवल हिस्ट्री का आपको मिलेगा। अमृत गंगा के नाम से 2500 प्रश्न हैं इसमें। अरबों के आगमन राजपूत काल से लेकर के और ये जाता है परवर्ती मुगलों तक। खूब बढ़िया से आप समझ पा रहे हैं। बहुत सारे छात्रों ने मंगाया है, मतलब हजारों की संख्या में पुस्तकें ये पहुंची हैं लोगों तक। और ये अमृत मंजरी है, आधुनिक भारत का प्रैक्टिस सेट है, यूरोपियों के आगमन से और आजादी के बाद तक जाता है। 2000 प्रश्न है इसमें। तो ये 3 पुस्तिकाएं मिला के 7500 प्रश्न। और फाइनली जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग है इस समय, एनसीईआरटी वाली, जो छात्रों की विशेष मांग थी, अमृतवाणी के नाम से है ये। पाठ्यक्रम के सभी अध्याय शामिल हैं इसमें। एनसीईआरटी के प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। और कुल मिला के कठिन प्रश्नों की व्याख्याएं दी गई हैं ताकि आपको एनसीईआरटी पढ़ने से भी थोड़ी सी छुट्टी मिल जाए। आप चाहें तो रिवीजन के अंतिम चरण में कम से कम इन 10,000 प्रश्नों पर एक बार अच्छे से बेहतरीन नजर डालें। प्रश्नों को आप परीक्षा भवन में गलत कर रहे हैं। अगर आपको लगता है स्क्रीन पे नंबर दिए होते हैं, आप सारी जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से मंगा सकते हैं पुस्तकों के बारे में। आप देखिएगा, इनाम कमीशन 1852 लॉर्ड डलहौजी के द्वारा गठन हुआ और कर रहित भूमि संपत्तियों और जागीरों की पहचान करना और उन्हें जब्त करना था। और आपको पता है कि लगभग 20,000 से ज्यादा जागीरदारियां जब्त कर ली गई। आपको पता है सारी बातें। फिलहाल ये देखिएगा, ये कितना शानदार प्रश्न है, अवध से जुड़ा हुआ है। बेगम हजरत महल की सेना में वह महिला कौन थी जिसने लखनऊ के रंगबाग में पेड़ पर चढ़कर अंग्रेजों पर गोले बरसाए और अंत में शहीद हो गई? वो हमारी वीरांगना है कौन, जो लखनऊ से रिलेटेड है और उन्होंने पेड़ से चढ़कर और अंग्रेजों पर लोहा लिया, उन्हें गोलियां बरसाई उनके ऊपर? तो उदा देवी हैं, अवंती बाई लोधी हैं, अजीजन बाई हैं और झलकारी बाई हैं। और ये इतना करीबी जवाब यहाँ पे हो सकता है। और मुझे उम्मीद है अगर कहीं आपने अवंती बाई लोधी का नाम चुना है तो गलत है। ये उदा देवी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, महान वीरांगना हमारी स्वतंत्रता संग्राम की। अजीजन बाई का नाम आपने सुना होगा, ये कानपुर में। अवंती बाई लोधी कहाँ थी और क्या क्या इन्होंने 4000 की सेना गठित की, आपको पता है। मैंने अभी पिछले लेक्चर्स में इनका नाम डिस्कस किया था। और अजीजन बाई का नाम कानपुर की वो नृत्यांगना जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मतलब अंग्रेजों लड़ाई लड़ी और फिर भारतीय पुरुष सैनिकों के वेश में लड़ती नहीं, वो अजीजन बाई थी। झलकारी बाई का नाम रानी लक्ष्मीबाई की सहयोगी है वो। सारी बातें आपको याद आ रही होंगी बढ़िया से। प्रश्नों को देखते चलिएगा। और ये क्या बात है, यह फ्रॉम सी पोएट टू सूबेदार नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? देखिएगा, ये भी 57 के विद्रोह का प्रश्न है और एनसीईआरटी का प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, ये सारे प्रश्न एनसीईआरटी के हैं, गलतियां ना हो। और 4 ऑप्शन है। अब यहाँ पर ये पता है, पक्का पता है कि ये 3 तो हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पे ये सीताराम पांडे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा, एनसीईआरटी का प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है। पता नहीं कैसे कौन सा प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। और थोड़ा सा देख लीजिएगा, रिमार्क में दिया हुआ है यहाँ पे। और ये यही बात है कि सीताराम पांडे बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में वो 1812 में भर्ती हुए थे। 1860 में वो सूबेदार के पद से रिटायर हुए और अपने कमांडिंग ऑफिसर नॉर्नेट के कहने पर उन्होंने ये संस्मरण लिखे थे अपनी भाषा में। और सबसे बड़ी बात ये है, अभी आगे हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और जो अभी छात्रों से मेरी जो एक बार अभी वार्ता हुई, सभी के साथ एक बार प्रत्यक्ष रूप में सबसे संवाद हुआ, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हर छात्र की एक बड़ी कॉमन बात ये आ रही है कि सर पिछला भूल रहा है। भूलेगा, बिल्कुल भूलेगा। रिवीजन पर बहुत ध्यान दीजिए। भूलेगा इसका मतलब है कि आप याद कर रहे हैं, नहीं भूल रहे हैं मतलब आप पढ़ नहीं रहे हैं। भूल रहे हैं इसका मतलब है आप पढ़ रहे हैं। रिवीजन बराबर होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, मुझे आपसे और अपनी क्लास के बहुत सारे गंभीर छात्रों से बहुत उम्मीदें हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिन छात्रों का सिलेक्शन 10-12 साल पहले हो जाना चाहिए था, उन्हें विशेष तौर पे संबोधित कर रहा हूं। और वो बात यही है कि आप सरल प्रश्नों को गलत कर रहे हैं। ऐसे छात्र जो जेआरएफ हैं, ऐसे छात्र जिन्होंने नेट कई बार क्वालिफाई किया है, वो पीजीटी और टीजीटी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। आखिरकार कभी कहीं ना कहीं पर है। असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, मतलब जेआरएफ हैं आप, कई बार नेट हैं, तो कहीं ना कहीं पर कुछ लोगों के साथ दिक्कत है और सरल प्रश्नों को गलत कर रहे हैं। और अति आत्मविश्वास में आपको लगता है कि मैं लगा रहा हूं तो सही लगा रहा हूं, गलत है। ऐसी घटनाएं जो आप अति आत्मविश्वास में अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन परीक्षा भवन में कुछ प्रश्न को आप अपने केवल अहम को संतुष्ट करने के लिए आप अटेम्प्ट कर देते हैं।
बिल्कुल ऐसी गलती मत करिएगा, अदरवाइज फिर वही होगा कि एक या दो प्रश्नों से आपका सिलेक्शन रुकेगा। भगवान न करे कि ऐसा हो। सरल प्रश्नों को बचा ले जाइए। और आज भी मैं बता रहा हूं, मेरे पास रोज इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं और सब कुछ मैं देख रहा हूं बढ़िया से। और 90% छात्रों की समस्या केवल वही है, सरल प्रश्नों में कंफ्यूजन, हड़बड़ी, जल्दबाजी, अति आत्मविश्वास, ये सारी बातें घातक हैं। और अगर अभी भी अब आप नहीं संभले तो फिर अब आपका भविष्य है, डिसीजन भी आपका है, भविष्य भी आपका है। बहुत संभालिएगा अपने आप को। अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन और बैरकपुर छावनी के कमांडिंग ऑफिसर, जिन्होंने वो चर्बी वाले कारतूस वाले प्रकरण में, वो जनवरी में कुछ ना कुछ घटनाएं घटी थी, आपको पता है। और फरवरी 1857 में ही उन्होंने ब्रिटिश सरकार को क्या लिखा था कि भैया हम लोग बैरकपुर में एक बारूदी सुरंग पर बैठे हुए हैं जो कभी भी फट सकती है। ध्यान दीजिएगा, ये सब एनसीईआरटी के प्रश्न हैं, ये सब इतने अच्छे और बेहतरीन प्रश्न हैं। अब ऐसा थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर दे रहे हैं, आप समझ पाएंगे। वो ब्रिगेडियर जो वहां का है, वो मैं चाहता हूं बैरकपुर जो इन्फेंट्री है वहां की, उसका कमांडिंग ऑफिसर है, जो वो कह रहा है कि हम बैरकपुर में एक बारूदी सुरंग पर बैठे हैं और जो उड़ सकती है कभी भी। हेनरी लॉरेंस, जॉन हियरसन या जॉन हियर से, मेजर बैंक्स या फिर ब्रिगेडियर इंग्लिश। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें अब आप कर पाए शायद। और अब अंदाजा लग भी सकता है, क्योंकि मंगल पांडे को याद करेंगे तो किसको मारा था, किसको घायल कर दिया था, कुछ याद आ रहा है। ये जनरल हियरसन है या जॉन हियरसन है, बहुत ध्यान दीजिएगा। उन्होंने पहले ही लिख दिया था फरवरी में कि हम लोग एक बैरकपुर में बारूदी सुरंग पर बैठे हुए हैं। और ये देखिएगा पूरा कुछ लिखा है यहाँ पर। उन्होंने कहा कि फिर जो आगे होता है कि अवध में ही तैनात 41 नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने कहा था कि भाई हियरसन की हत्या कर देनी चाहिए। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। अब ये देखिएगा, वो क्रांतिकारियों ने किस दिन बहादुर शाह जफर को, कॉमन प्रश्न कर पाएंगे, क्रांतिकारियों ने मतलब 1857 के विद्रोह के क्रांतिकारियों ने किस तारीख को बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया था, हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया था। तारीखें सामने हैं यहाँ पर। और ये अब आप समझ पाएंगे। 11 मई को किया था, 10 मई को वहां मेरठ में विद्रोह हुआ है और 11 मई को वो दिल्ली पहुंचे हैं। और 11 मई को ही बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया गया और उन्होंने अनिच्छा पूर्वक ये नेतृत्व संभाल लिया। मतलब अनिच्छा पूर्वक ध्यान दीजिएगा, कुछ डिटेल्स है यहाँ पर, क्योंकि कुछ तारीखें ऐसी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिएगा, 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी हुई है, 10 मई को मेरठ में क्रांति की शुरुआत हुई है, 11 मई को बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया गया और 27 जून को फीलर ने कानपुर में आत्मसमर्पण कर दिया। वो सत्ती चौरा वाली घटना है, आपको पता है, और अंग्रेजों की हत्या हो गई। फिलहाल ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, राम मोहन रॉय शताब्दी के महान पथ प्रदर्शक हैं। प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। प्रश्न का लेवल थोड़ा सा हो सकता है कठिन हो। और जिन्होंने उन सारी बाधाओं को हटाया जो प्रत्येक पग पर हमारी प्रगति को रोकती थी। आपको पता है कि उन्हें पुनर्जागरण का जनक भी कहा गया है और हमें मानवता के विश्वव्यापी सहयोग के वर्तमान युग में प्रवेश कराया। ये कथन राजा राम मोहन रॉय के बारे में कौन कहता है? मतलब उन्होंने उन हर कुरीति को रोका जो हमारी प्रगति में बाधक थी। अब आप बताइएगा, और यहाँ पर अब आप कर सकते हैं। देखिए, दो लोग तो नहीं हो सकते इसमें सीधे मतलब एक इंदिरा गांधी नहीं है और एक जवाहरलाल नेहरू नहीं है। चलिए हम हटा दे रहे हैं, इंदिरा जी को हटा दे रहे हैं और जवाहरलाल नेहरू। अब इन दो में से कोई एक है और वो रविन्द्रनाथ टैगोर है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कैसा लग रहा है। और क्लास को अच्छे से समझिएगा, शेयर कर सकते हैं क्लास को, अपने शुभ चिंतकों को शेयर कर सकते हैं और जैसा भी है। और ये स्टेटमेंट है, रिमार्क लिखा हुआ है और देखिएगा यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर का प्रसिद्ध कथन है, वो बार बार नहीं पढ़ रहा हूँ। और फिर अब इंदिरा गांधी ने क्या कहा है, उन्होंने ये भी देखिएगा, उन्होंने अतीत एवं समकालीन दोनों संस्कृतियों के सर्वोत्तम गुणों को आत्मसात किया। उन्हें नव भारत का संदेशवाहक भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, सब कुछ इतना बढ़िया से हमने आपको दे दिया है। और अरविंदो ने अपने किस पैम्फलेट में रामकृष्ण के, भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस को, ध्यान दीजिएगा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, भगवान दक्षिणेश्वर के संत की बात हो रही है। श्री अरविंदो ने अपने किस पैम्फलेट में श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को मंदिर के पुरुष देवता और विवेकानंद जी महाराज को उनके पैगंबर के रूप में घोषित किया है? मदरलैंड लाइफ डिवाइन इंडिया या फिर भवानी मंदिर। अब कर सकते हैं आप बढ़िया से। और आपको पता है ये कौन सा हो सकता है, और वो भवानी मंदिर है। मुझे उम्मीद है आप कर पा रहे होंगे ये सब प्रश्न। पता नहीं, आप एक बार रिप्लाई करिए, इन सब प्रश्नों को पढ़ा है क्या आपने?
इन सब प्रश्नों पर आपकी नजर है, और अगर नहीं है तो इन सब प्रश्नों को देखिएगा। इस समय पढ़ने से ज्यादा बेटर है कि जो हमारे प्रैक्टिस सेट हैं आप उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, और लगातार हमारी क्लास से जुड़े रहिएगा, और इससे आपको तमाम चीजें मिलती रहेंगी। थोड़ा सा देखिएगा, ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है। प्रश्न हम सारे अच्छे लेकर ही आ रहे हैं। कोशिश करते हैं कि आपको दिसंबर 1856 विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के अंतर्गत, यानी कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ, और फिर ये बात हो रही है कि ये बताइएगा कि प्रथम विधवा पुनर्विवाह समारोह किसके आवास पर आयोजित किया गया, यानी कि जो प्रथम विधवा विवाह हुआ फिर उसके बाद उसका समारोह किनके घर पे मनाया गया। हरिश्चंद्र मुखर्जी, केशव चंद्र सेन, जय कृष्णा चटर्जी या फिर राजा कृष्णा बंदोपाध्याय। देख लीजिएगा और बताइएगा, और मुझे उम्मीद है, पता नहीं ये जवाब दे पाए या ना दे पाए। और ये यहाँ पर राजा कृष्ण बंदोपाध्याय हैं। फिर यहाँ पर लिख रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको याद आ रहा हो तो ये बताइएगा कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस तारीख को पारित हुआ था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस तारीख को पारित हुआ था, और फिर किस उस अधिनियम की किस धारा संख्या से विधवा पुनर्विवाह को अनुमन्य घोषित किया गया। ध्यान दीजिएगा, ये अगला रिमार्क है, यहाँ पर जवाब दे दीजिए, और इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि 2 लोगों का विवाह हुआ है ना, और विधवा कालीमती देवी का विवाह शिरीष चंद्र से हुआ, और फिर उसका समारोह 7 दिसंबर में। सब डेट भी दे दी, इतना बढ़िया से एक्सप्लेनेशन दिया है। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 है, एकेडमिक एसोसिएशन एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन एंड डिबेटिंग क्लब की स्थापना आत्मिक उन्नति और सामाजिक सुधार के लिए किसके द्वारा की गई थी। और इसी में सब छुपा हुआ है, इसी प्रश्न में उत्तर छुपा हुआ है, और छुपा हुआ उत्तर आपको तुरंत नजर आ जाएगा। बताइएगा कौन सा उत्तर हो सकता है। और यहाँ पर है ये यंग बंगाल मूवमेंट, यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विवियन डेरोजियो। याद आ रहा है ना आपको, बढ़िया है। अगले प्रश्न की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, धर्म का विज्ञान नामक पुस्तक किस समाज सुधारक ने लिखी है। बहुत बढ़िया बात है ये, धर्म का विज्ञान नामक पुस्तक किस समाज सुधारक ने लिखी है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, राज नारायण बसु, या फिर केशव चंद्र सेन। और मुझे लग रहा है यहाँ पर आप कर पाएंगे, लेकिन अगर कहीं आपने राजा राम मोहन राय को चुना है तो गलत हो जाएगा, ये राज नारायण बसु हैं। और मैं बार बार इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, और इतने प्रश्न हैं, जितने भी प्रश्न आज के क्लास में हैं सब प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। और चूंकि क्लास के प्रति अगर आपका उत्साह होता रहेगा तो हम लोग बढ़िया करते रहेंगे इसी तरह। और अभी कम से कम परीक्षा तक बहुत सारे प्रश्न हम आपको हल करवा देंगे, और जो नए छात्र जुड़े हैं उनको एक बार फिर से हम विशेष तौर पे विनम्रता पूर्वक ये सूचना दे रहे हैं। हम लोगों की एनसीईआरटी पर आधारित एक प्रैक्टिस सेट है, अमृतवाणी के नाम से है, और इसमें 2500 प्रश्न हैं। एक प्रश्न में एक पेपर में 125 प्रश्न हैं, और 20 पेपर हैं। इसमें आप एक्सप्लेनेशन के साथ हैं, हर टॉपिक को शामिल किया गया है, प्रागैतिहासिक काल से लेकर आजादी तक कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो छूटा हो। मॉडर्न इंडिया का ये हमारा टॉपिक वाइज अमृत मंजरी है, ध्यान दीजिएगा, 2000 प्रश्न हैं इसमें। और इसी तरह मेडवल इंडिया का हम लोगों का ये अमृत गंगा है, 2500 प्रश्न है। अरबों के आगमन से शुरू होती है, परवर्ती मुगलों तक जाती है, आप देख पा रहे हैं। और इसी तरह हम लोगों का एंशिएंट का एक अमृत संजीवनी है, ध्यान दीजिएगा। नए छात्रों के लिए पुस्तिकाएं बहुत उपादेय साबित हो सकती हैं। उसमें 3000 प्रश्न है एंशिएंट हिस्ट्री में। कुल मिला के आपको 10,000 प्रश्नों को, 10,000, 10,000, जरा कल्पना करिए, 10,000 प्रश्नों को हल करने का आपको मौका मिलेगा। एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न, ऐसे प्रश्न जिन पर आपकी नजर नहीं है, या फिर ऐसे प्रश्न जो आपको परीक्षा भवन में कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं और कंफ्यूज कर देते हैं, फिर आप सोचते हैं उत्तर सही और सही कुछ और होता है। तो ऐसे प्रश्नों को हैंडल करने के लिए आप इन पुस्तिकाओं को मंगा सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिए होते हैं, आप जानकारी ले सकते हैं और ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राज नारायण बसु की बात हो रही है और उन्होंने धर्म का विज्ञान पुस्तक लिखी, राष्ट्रीय भावना उन्नति समाज की स्थापना की। ध्यान दीजिएगा, ये सब प्रश्न मतलब ऐसे हैं। भारतीयकरण के अपने आंदोलन को जनप्रिय बनाने के लिए उन्होंने अपने साथियों के साथ हिंदू मेला और राष्ट्रीय समाज की स्थापना की। ये प्रश्न यूपीएससी ने कई बार पूछा है, आपकी नजर होगी। और फिर देखिएगा, किस समाज सुधारक की आत्मकथा लुकिंग बैक बहुत इंपॉर्टेंट है। लुकिंग बैक किसकी आत्मकथा है? और 1890 के दशक में पूना में उन्होंने महिलाओं के लिए स्कूल खोला और उनके अनुभवों का वर्णन करती है। ये पुस्तक कौन सी है, किसके लिए है? केटी तेलंगे है, ज्योतिराव फुले हैं, डीके कर्वे हैं और बीआर अम्बेडकर है। लुकिंग बैक है। और अगर आप पूना में विद्यालय की बात खोलेंगे महिलाओं के लिए, तो फिर अब आप कर लेंगे ना फिर यहाँ पर डीके कर्वे को। प्रश्न कैसा है?
और सभी लोग क्लास में हैं, बहुत से लोग क्लास में हैं लेकिन रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो रिप्लाई करा करिए। और कम से कम जब भी मौका मिले आप कम से कम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 10 प्रश्नों को भी दिन भर में अगर आप रिकॉल कर लेते हैं यहाँ से क्लास से, तो वो पता नहीं कौन सा एक प्रश्न आपके लिए निर्णायक हो जाएगा। फिर ये देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने 1853 में मुंबई में विधवा पुनर्विवाह संगठन विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की? विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना 1853 बैराम जी मालाबाई, डी के कर्वे, या फिर विष्णु शास्त्री पंडित, या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर? आप बताइएगा। और मुझे लग रहा है इस प्रश्न को भी कर लेंगे, लेकिन सर अगर आपने यहाँ पे नजर डाल दी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर पे, तो ये प्रश्न गलत हो जाएगा और यहाँ पर सही जवाब है विष्णु शास्त्री पंडित। ध्यान दीजिएगा, विडो रीमैरिज एसोसिएशन, कई बार ये सब प्रश्न आए हैं और गलत ना होने चाहिए। अब देखिएगा, ये यहाँ पे रिमार्क है आपके सामने, रिमार्क नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी पेन लेकर बैठते हैं तो देख लीजिएगा। विडो रीमैरिज एसोसिएशन 1853 और विष्णु शास्त्री पंडित मुंबई, है ना, बढ़िया है। और अगले प्रश्न के लिए जाइएगा, थोड़ा सा मेडवल इंडिया की तरफ आते हैं हम लोग और कुछ प्रश्न थोड़े और अलग से देख लेते हैं। वो कह रहे हैं कि किस शासक ने अपने मंत्रियों के को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र में, वाराणसी में भेजा था, मतलब पशुओं की हिंसा पर बैन करने वाले? तो सिद्धराज हैं, या फिर कुमारपाल हैं, कुलोत्तुंग प्रथम है, या फिर ललितादित्य मुक्तापीड़ हैं? और इसमें मुझे लगता है कि अब आपको बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कुमारपाल हैं, आपको पता है। जुआ और वेश्यावृत्ति पर भी ये प्रतिबंध लगाते हैं हेमचंद्र के संपर्क में आने के बाद। ये देखिएगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पर रिमार्क। कम से कम कोई प्रश्न अगर आप हल कर रहे हैं और अगर आपको तुरंत उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाता है, कहीं पे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो बढ़िया है। आपको देखिए बढ़िया सा है, सब कुछ है यहाँ पे। और द्यूत क्रीड़ा और वेश्यावृत्ति पर भी रोक लगाई, अब देखिएगा। और फिर आगे देखिएगा, पैर में कांटा निकालती स्त्री का प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प कहाँ से प्राप्त हुआ है? पैर में कांटा निकालती महिला कहाँ से है? अजंता, खजुराहो और दिलवाड़ा और एलोरा। और मुझे लग रहा है कर पाएंगे, और अजंता को बिल्कुल मत चुनिएगा, ये खजुराहो से है। मरणासन राजकुमारी अजंता में है, लेकिन ये पे पैर से कांटा निकालती वाली जो महिला है, और ये मूर्ति शिल्प की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, वो चित्र की बात नहीं हो रही है, तो ये खजुराहो है। कैसा है? अब गलत किया तो बता दीजिएगा। और यहाँ पर देखिएगा, ये रिमार्क है, और काफी चीजें, एक प्रश्न में काफी चीजें आपको मिल रही हैं और अगर रिकॉल हो रही हैं तो बहुत अच्छा है। दूलादेव मंदिर में पगड़ी धारण किए गंधर्व, कंदरिया महादेव मंदिर में नाग कन्या की मूर्ति, खजुराहो के पार्श्वनाथ मंदिर में पैर से कांटा निकालती और आंखों में अंजन लगाती अप्सराओं की मूर्तियां उल्लेखनीय है। देखिएगा, बढ़िया है सब कुछ, आप मिला सकते हैं। अलबरूनी की पुस्तक तहकीक ए हिंद, यानी 3 नंबर है यहाँ पे। चलिए नोट कर लेते हैं हम लोग। और मिनहाजुद्दीन सिराज की तबकात नासिरी है, तो ये 4 ऑप्शन आ जाएगा। और नूर सिपहर अमीर खुसरो साहब की है, तो ये 2 आ जाएगा। फिरदौसी की शाहनामा, तो 3 4 1 2। देखिएगा 3 4 1 2 जहां पर भी आ रहा है, जिस विकल्प में आ रहा है वहां पे देख लीजिएगा 3 4 1 2 सी वाला विकल्प आएगा, है ना। आगे देखिएगा, वो कह रहे हैं कि रामायण का द्वितीय फारसी अनुवाद, अभी बहुत अच्छे प्रश्न हैं आगे भी। तो रामायण का द्वितीय फारसी अनुवाद किस मुगल शासक के काल में किस विद्वान ने किया? तो ध्यान दीजिएगा, जो पहला फारसी अनुवाद है वो अकबर के काल में अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया, लेकिन दूसरा जो फारसी अनुवाद है रामायण का वो शाहजहां के काल में इब्न हरकिरण ने किया। मुझे उम्मीद है बढ़िया देख रहे हैं और गलतियां नहीं हो रही हैं इन सब प्रश्नों में, है ना। और कृत्तिवास के द्वारा रचित बंगाली साहित्य का प्रथम एवं सर्वाधिक लोकप्रिय रामायण संस्करण, ध्यान दीजिएगा, बांग्ला भाषा का जो बढ़िया संस्करण है और लोकप्रिय संस्करण है वो किस नाम से जाना जाता है? ई रामावतारम, श्री राम पंचाली, लंकावतार सूत्र, या फिर श्री रामचंद्र अश्वमेध? कौन सा नाम है? वो बांग्ला साहित्य का जो रामायण है वो लोकप्रिय रामायण, कृत्तिवास के द्वारा रचित रामायण किस नाम से जानी जाती है? आपको पता है, वो श्री राम पांचाली है। और कम्बन की जो तमिल रामायण है वो ई रामावतारम है ना, याद आ रहा है। कम्बन की वो तमिल भाषा में, तमिल वाल्मीकि भी कहे जाते हैं कम्बन। तो ये जो बंगाली है वो श्री राम पंचाली है ना। मुझे उम्मीद है कर पा रहे होंगे आप। और ये देखिएगा, मराठी साहित्य की प्राचीनतम राम कथा, मराठी साहित्य की प्राचीनतम राम कथा भावार्थ रामायण की रचना किसने की है? बहुत अच्छा प्रश्न है।
मराठी साहित्य की प्राचीनतम राम कथा भावार्थ रामायण की रचना किसने की है? एकनाथ है, नामदेव, तुकाराम या फिर संत ज्ञानेश्वर? मुझे उम्मीद है जल्दी बता दीजिए फटाफट, और जल्दी से बताने के चक्कर में मुझे पक्का पता है कि आपने ज्ञानेश्वर लगाया है और ये संत एकनाथ है। आप कहेंगे सर हमें तो ज्ञानेश्वर पता है। बिल्कुल गलत पता है सर, वो संत एकनाथ ही है। और संत ज्ञानेश्वर ने क्या लिखा है ये ध्यान दीजिएगा, ये भावार्थ रामायण पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, भावार्थ रामायण पूछा जा रहा है, भावार्थ दीपिका नहीं पूछा जा रहा है। भावार्थ दीपिका मराठी भाषा में श्रीमद् भगवत गीता पर लिखा गया है। अब मुझे लगता है ये डाउट क्लियर हो गया होगा। भावार्थ दीपिका, भावार्थ रामायण, क्लियर हो रही है ना बातें? मुझे बताइएगा, गलतियां ना हो गई। ऐसे ही प्रश्न जल्दीबाजी में आपने परीक्षा भवन में गलत कर दिया तो गलत हो जाएगा। अकबर के द्वारा की गई महजर की घोषणा को किस विद्वान ने अलंघनीयता की राजआज्ञा अथवा अमोघत्व डॉक्ट्रिन ऑफ इनफैलिबिलिटी की संज्ञा दी है? वुलजले, हेगलिन, पुल, प्रोफेसर राय चौधरी या फिर V.A. स्मिथ? बताइएगा भाई। और पक्का है मुझे डॉक्ट्रिन ऑफ इनफैलिबिलिटी कौन कहता है? ध्यान दीजिएगा। और जहां तक मुझे उम्मीद है अगर आपने इन दोनों को लगाया है तो गलत है, वो V.A. स्मिथ है। वेरी इंपॉर्टेंट। गलती हो रही हो तो बताइएगा। कितने लोगों के अब तक 5-6 प्रश्न गलत हो गए? 24 प्रश्नों में हमने आपसे कम से कम 60-70 इंफॉर्मेशन डिस्कस कर दी है एक्सप्लेनेशन और रिमार्क के माध्यम से। कितने लोगों के अभी 8-10 प्रश्न गलत हो गए 24 में? और गलत हो गए तो बहुत खतरनाक जोन में हैं आप। सरल प्रश्न गलत हो रहे। सर्वाधिक 10 अकाल पड़े किस मुगल शासक के काल में? सर्वाधिक 10 अकाल पड़े अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, 10 अकाल की बात हो रही है तो 10 अकाल औरंगजेब के काल में पड़े हैं। और अगर कहता है कि सर्वाधिक किसानों के विद्रोह किसके काल में हुए? किसानों के सर्वाधिक विद्रोह किसके काल में हुए? किसानों के सर्वाधिक विद्रोह, कृपया जवाब दे दीजिएगा। हमें पता भी चलना चाहिए कि आपने बढ़िया किया है और पता है चीजें आपको, और मुझे उम्मीद है आपने बिल्कुल सही जवाब दिया होगा। किसानों के सर्वाधिक विद्रोह किसके काल में हुए? अकबर के काल में हुए। और जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ 147 विद्रोह हुए अकबर के काल में। खेतों की देखभाल करने वाली समिति क्या कहलाती थी? साउथ इंडिया का प्रश्न है। तोट्टा वारियम, पोन वारियम, एरी वारियम, कलहड़ी वारियम, चारों समितियों को याद रखिएगा। और यहाँ पर कौन सी खेतों की देखभाल करने वाली समिति कौन सी है, ये जवाब आपको देना है भाई, आपको देना है। और ये कलहड़ी वारियम है। बाकी 3 आपको पता है, इसलिए मैं यहाँ पर अब एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ। फिर देखिएगा कौन सा चोल शासक राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण तृतीय के द्वारा परास्त कर दिया गया? परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, परांतक द्वितीय या फिर राजेंद्र प्रथम? गलती मत करिएगा और जल्दी से बताइए मुझे। परांतक प्रथम, परांतक द्वितीय, राजराज प्रथम या फिर राजेंद्र प्रथम? और ये है परांतक प्रथम। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय के द्वारा परास्त हुआ। याद आया आपको? किस युद्ध में परास्त हुआ था? ये युद्ध भी आपको याद आना चाहिए। और बहुत सारे युद्ध हैं साउथ इंडिया में, इनमें से किस चोल शासक का नाम अरुमोलिवर्मन था? ये सब प्रश्न रिपीट हुए हैं। वीर राजेंद्र, राजराजा प्रथम या फिर राजेंद्र प्रथम या फिर विक्रम चोल? और अब मैं बहुत ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा और आप कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है 28वां प्रश्न। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किस पौराणिक चोल शासक की तुलना राजा शिवी के साथ की गई है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वो राजा शिवी का नाम आपने सुना होगा। वो पौराणिक काल में वो बाज और वो कबूतर वाली कथा है, और शिवी ने अपने शरीर का मांस काट के बाज को दे दिया। याद आया होगा आपको? तो वो कथा दक्षिण भारत में भी आती है। वो कौन से शासक हैं? करिकाल है, एलारा है, शेम्बियन है या फिर नेंडोजेलियन है? और अब मुझे उम्मीद है कर पाएंगे आप। और ये शेम्बियन है, वही उत्तर भारत के शिवी, राजा शिवी, और दक्षिण भारत में शेम्बियन है। क्लियर है ना? क्लास के बारे में अभी ये है कि आप जो लोग नए जुड़े हैं, और व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिया होता है, इससे आप जुड़ जाएंगे तो क्लास के ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। आपको क्लास के बारे में सूचना मिल जाएगी। जैसे कभी कभार क्लास थोड़ा सा डिले हो जाती है, आज थोड़ा सा क्लास डिले हो गई कुछ तकनीकी कारणों से, तो कम से कम आपको सूचना मिल जाया करेगी, है ना। और अभी नए छात्रों के लिए मैं एक बार फिर से बता देना चाह रहा हूँ, आपके लिए ही है ये सब कुछ।
ये एंशिएंट हिस्ट्री का हमारा अमृत संजीवनी टॉपिक वाइज 3000 प्रश्नों का संकलन है। प्रैक्टिस सेट है, कठिन प्रश्नों की व्याख्या के साथ है। मेडवल इंडिया का 2500 प्रश्नों का संकलन है। टॉपिक वाइज है, ये अमृत गंगा के नाम से आया है। और मॉडर्न इंडिया का अमृत मंजरी के नाम से है। 2000 प्रश्नों का टॉपिक वाइज संकलन है। आप देख पा रहे हैं, कठिन प्रश्नों की व्याख्या के साथ है। आंसर शीट भी साथ में दी हुई है ताकि आपको बाद में अपना मूल्यांकन करने का मौका मिले। और ये अभी नया हम लोगों का 2500 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट एनसीईआरटी बेस्ड आधारित हो, ये प्रकाशित हुआ है। आप चाहें तो ये चारों पुस्तिकाएं मंगा सकते हैं, कम से कम एनसीईआरटी वाली ही मंगा सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। यानी आपको रिवीजन की प्रक्रिया में जो आसान लगे वो करिए, ठीक है। तो फिलहाल ये शैम्पियन को आपने देख ही लिया है। अगले प्रश्न को देखिएगा क्या कह रहा है। किस चोल शासक को संगीत के 7 सुरों का विशेषज्ञ कहा गया है? अब ये बहुत सामान्य प्रश्न है और वो करिकाल हैं। संगीत के 7 सुरों का विशेषज्ञ वो करिकाल हैं। और आपको याद है करिकाल पौराणिक शासक है, संगम काल का, है ना। अगले प्रश्न को देखिएगा, गोविंद योगी किसके गुरु हैं? और ये नेट का प्रश्न है और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पीजीटी टीजीटी के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गोविंद योगी किसके गुरु थे, किसके आचार्य थे? रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य या फिर वल्लभाचार्य। और मुझे उम्मीद है इसको भी आप कर लेंगे। और ये शंकराचार्य हैं, आदि गुरु शंकराचार्य हैं। हमारे 4 मठों की स्थापना, जन्म कहाँ पे हुआ है? केरल में। केरल के किस गांव में हुआ है मुझे बताएंगे? आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म केरल के किस गांव में हुआ है? आपको पता है? रिप्लाई कर दीजिएगा। और फिर ये देखिएगा, ये स्क्रीनशॉट यहाँ पर आप देख लीजिएगा। वो गोविंद योगी गृह त्याग के बाद वो आए नर्मदा के तट पर, जहाँ पे गौड़पाद के शिष्य गोविंद योगी को उन्होंने अपना प्रथम गुरु बनाया। गुरु ने उन्हें परमहंस की उपाधि दी। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अब आज की क्लास को, आज के सेशन को, इतिहास की पाठशाला को विराम देने का समय है। क्लास में धैर्य से बैठने के लिए बहुत आभार। कल मिलते हैं या फिर जैसा भी हम लोग मिलते रहेंगे। आज हमें विदा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।